गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है मांग। मांग किसे कहते हैं, मांग के प्रकार, मांग का नियम, मांग का नियम जो अप्लाई होता है उसकी व्याख्या करेंगे और उसके कुछ अपवाद, मांग में विस्तार, संकुचन, कमी और वृद्धि की कुछ टर्म समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मांग क्या होती है? मांग जो है सामान्यतः किसी वस्तु के संदर्भ में की जाती है। तो मांग अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह निश्चित मात्रा है जो किसी निश्चित समय में एक दी हुई निश्चित कीमत पर क्रय की जाएगी। इस वस्तु की मांग अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर से अभिप्राय उपभोक्ता की रुचि, आदत, सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियां, उपभोक्ता की आय, ये सभी समान कांस्टेंट है। इन स्थितियों के होने पर किसी वस्तु की मांग वह निश्चित मात्रा होती है जो एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में निश्चित समय में क्रय करने के लिए वह उपभोक्ता तत्पर हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अन्य बातों के समान रहने पर किसी उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय में एक दी हुई निश्चित मात्रा खरीदने के लिए वह तत्पर हो। ठीक है, ये होता है मांग। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक समय में एक उपभोक्ता है जो किसी समय में 2 रुपए में 3 मात्रा क्वांटिटी, 2 रुपए में आम की 3 मात्रा खरीदना चाहता है। जब कीमत बढ़कर 3 रुपए हो गई तो केवल 2 मात्रा खरीदना चाहता है। तो एक निश्चित समय पर अगर 2 रुपए प्राइस हो गया तो 3 मात्रा खरीदेगा और 3 रुपए प्राइस हो गया तो 2 मात्रा खरीदेगा। ये फिक्स है। ठीक है ना? एक उपभोक्ता द्वारा किस वस्तु की मांग एक निश्चित समय पर निश्चित मात्रा होती है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तत्पर होता है, खरीदता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे मांग के प्रकार। मांग के प्रकार में जो सामान्य हमने ऊपर मांग की चर्चा की वो मूल्य मांग वही है कि एक निश्चित कीमत पर और अन्य बात समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर कितनी वस्तुओं को खरीदने के लिए तत्पर है निश्चित समय, वो होती है मूल्य मांग, जो सामान्यतः जिसे हम मांग से परिभाषित करते हैं। अब आय मांग क्या होती है? आय मांग में होता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि और कमी करता है। जब अन्य बात स्थिर हो, है ना, कीमत भी स्थिर है और अन्य सभी बात स्थिर है, उस स्थिति में आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कमी या वृद्धि करे। यानी कि पहले 1000 आय थी तो 2 मात्रा खरीदता था और जब आय बढ़कर 2000 हो गई तो वह उस वस्तु की 3 मात्रा खरीदने लग गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आय मांग। क्लियर? नेक्स्ट, तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन आय मांग कहलाता है। आड़ीय तिरछी मांग। आड़ीय तिरछी मांग से क्या अभिप्राय है? आड़ीय तिरछी मांग की अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में अन्य बातों के समान रहने पर संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन न होने पर खरीदने को तैयार हो। संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन न होने पर इससे क्या अभिप्राय है ना? 2 प्रकार की वस्तु होती है जिन पर संबंधित, जैसे प्रतियोगी वस्तु या प्रतिस्थापन प्रतियोगी वस्तु होती है और पूरक वस्तु। अगर संबंधित वस्तु ए वस्तु है, चाय मान लीजिए, चाय की कीमत और बी है इससे संबंधित कॉफी, तो चाय की कीमतों में परिवर्तन न होने पर कॉफी की मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? आड़ीय तिरछी मांग। ठीक है ना? प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक एवं सहयोगी वस्तु में अपरिवर्तित रहने पर इनकी तो कीमतें प्राइस ऑफ चाय, प्राइस ऑफ ए, चाय की कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी कॉफी की कीमत मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? आड़ीय तिरछी मांग। नेक्स्ट हम समझेंगे संयुक्त मांग। संयुक्त मांग ऐसी कुछ वस्तु होती है जो एक साथ दोनों वस्तुएं काम में ली जाती है। एक साथ दोनों वस्तुएं काम में ली जाती है तब वो मांग जो होती है वो जॉइंट डिमांड कहलाती है। जैसे
जैसे पेन और स्याही, पेन व स्याही, जितनी पेन की डिमांड होगी उतनी ही स्याही की डिमांड होगी, पेन व स्याही। नेक्स्ट है व्युत्पन्न मांग, किसी एक वस्तु की मांग के कारण दूसरी वस्तु की मांग पैदा होती है। किसी एक वस्तु की मांग के कारण दूसरी वस्तु की मांग पैदा होती है। ठीक है, मकान की मांग हुई, मकानों की मांग हुई यदि, तो ईंटों की भी मांग होगी, सरियों की भी मांग होगी, है ना। ये जो डिमांड किस प्रकार की, व्युत्पन्न मांग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग का अर्थ है यानी कि एक वस्तु जो विभिन्न उपयोगों में हो सकती है। बिजली, मान लीजिए लाइट है, बिजली, वो पंखा चलाने में भी काम आती है, लाइट चलाने में भी काम आती है, मोटर चलाने में काम आती है। सबकी जो सबकी इकट्ठी की डिमांड है वो क्या कहलाएगी, सामूहिक मांग। क्लियर। संयुक्त मांग, दो वस्तुएं कार और पेट्रोल, कार की मांग होगी तो पेट्रोल की मांग होगी, दोनों की जॉइंट मांग होती है। व्युत्पन्न मांग, एक वस्तु के कारण दूसरी की मांग पैदा होती है। सामूहिक मांग में सभी एक वस्तु की विभिन्न उपयोगों की इकट्ठी मांग क्या कहलाती है, सामूहिक मांग। तो ये हुआ मांग के प्रकार। मांग तालिका जो होती है ये दो प्रकार की हो सकती है। व्यक्तिगत मांग तालिका, किसी एक व्यक्ति विशेष की कि किसी निश्चित कीमत को किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदना चाहता है, और एक हो सकती है बाजार मांग तालिका, जब बाजार के सभी उपभोक्ता किसी वस्तु की, जैसे कि एक व्यक्ति है, इसने जब प्राइस थी 10 रुपए तब 2 मात्रा खरीदी, प्राइस हो गई 15 रुपए तब 1 मात्रा खरीदी। ये तो भी व्यक्तिगत मांग तालिका। ऐसे ही बी व्यक्ति 10 रुपए प्राइस थी तब 2 खरीदी, और 3 खरीदी, 4 खरीदी, और 15 रुपए प्राइस थी तब 2 खरीदी। ये हो गई ए और बी की व्यक्तिगत मांग तालिका। पर जब बाजार मांग तालिका की बात की जाती है तो इन सभी व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को, इनकी मात्राओं को जोड़ दिया जाता है। जब प्राइस बराबर 10 है तो टोटल बाजार की डिमांड क्या, मार्केट डिमांड, डिमांड ऑफ मार्केट क्या हो गया, 2 + 4 6, बाजार की मांग की गई। जब 15 और 3, ये हो गई बाजार मांग तालिका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मांग वक्र। मांग वक्र क्या होता है, चूंकि मांग के नियम से, चूंकि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, अतः मांग वक्र कौन सा था, कन्वेक्स टू ओरिजिन, उन्नतोदर होता है, दाएं से बाएं नीचे जो गिरते हुए ढालू, ये आपको मांग वक्र का डिजाइन होता है। जब इधर आइए मांगी गई मात्रा, और इधर आ जाइए कीमत। जब कीमत 4 रुपए थी तो मांगी गई मात्रा थी Q1 और Q1। जब कीमत घटकर 3 तो ये मांगी गई मात्रा होगी Q2। जब कीमत और घटकर 2 रुपए की मांगी गई मात्रा होगी Q3। तो इस प्रकार से डिमांड कर्व का निर्माण होता है, मांग वक्र का निर्माण होता है, जो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, उन्नतोदर होता है, दाएं ये मांग वक्र ऊपर दाएं से बाएं की ओर गिरता हुआ होता है, दाएं ऊपर दाएं से नीचे बाईं ओर गिरता हुआ होता है ना। ऊपर दाएं से बाईं ओर नीचे को गिरता हुआ होता है। ठीक है, अब बात है ये इसको परिभाषित क्या है, मांग तालिका या मांग सूची का चित्रीकरण। मांग सूची जो हमने बनाई थी इसी का चित्रीकरण रूपरेखा चित्र है, वो चित्रीकरण रूप क्या कहलाता है, मांग वक्र। ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन में उन्नतोदर होता है, सामान्यतः अपवाद उत्पाद अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम टर्म लेते हैं मांग का नियम। अब मांग का नियम क्या होता है, देखिए मांग का नियम क्या होता है, अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातें कौन कौन सी है उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अन्य बातें कौन कौन सी है, उपभोक्ता की आय यथावत रहे, उपभोक्ता की आदतें, स्वभाव, रुचियां अपरिवर्तित रहे, अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य यथास्थिर रहे, भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका न हो, वस्तु विशेष की किस्म समान हो, एवं वस्तु प्रतिष्ठा सूची या दिखाव की नहीं हो। तो ये सब अन्य बातें समान रहने की मान्यता होती है। अन्य बातें समान रहने पर यह मान्यता कैसे काम करता है, किसी वस्तु, अब क्या होता है मांग का नियम,
किसी के वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, प्राइस ऑफ एक्स के गिरने पर, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है, अर्थात डिमांड ऑफ एक्स में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, या किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है। तो मांग या कीमत के इस विपरीत इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत विरोधाभासी संबंध को ही हम क्या कहते हैं, मांग का नियम। क्या कहा जाता है, मांग का नियम। प्राइस ऑफ एक्स गिरता है तो डिमांड ऑफ एक्स बढ़ेगी, और प्राइस ऑफ एक्स बढ़ता है तो डिमांड ऑफ एक्स गिरेगी। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। बहुत सिंपल से शब्दों में। अब मांग का नियम, इस मांग के नियम की वजह से और मांग वक्र का ढलान कैसा होता है, ऊपर बाएं से दाएं, नीचे ढाल। तो मांग के नियम की व्याख्या की जाए, या यूं कहें अधिकांश मांग वक्र का ढाल दाईं ओर क्यों होता है, या फिर एक प्रश्न उभर कर आता है कीमत और मांग में उल्टा संबंध क्यों होता है। तो इसके प्रमुख 4 कारण हम लेते हैं कि कीमत और मांग में उल्टा संबंध क्यों होता है। देखिए चर्चा करते हैं 4 संबंधों पर, 4 कारणों पर, वो आखिर कारण क्या है। पहला कारण जो है वो क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। पहला कारण क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। अगर 11th क्लास में आप इकोनॉमिक्स की चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे और नई चीज को समझ लेते, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, उपभोक्ता द्वारा हर अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने पर उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होती है, सीमांत उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की एक निश्चित समय के दौरान किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करता है तो हर अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली संतुष्टि, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है। अर्थात यदि मुझे तेज भूख लगी है, मुझे जब पहली रोटी दी गई तो मेरी संतुष्टि का लेवल अगर एक यूटिल्स में जाके तो मान लीजिए 50 मिला, मुझे 50 संतुष्टि हुई। लेकिन जब मुझे दूसरी रोटी दी जाती है संतुष्टि होती है, पर दूसरी रोटी से होने वाली संतुष्टि कितनी है, 40। पूर्व संतुष्टि 90 हुई है, पर दूसरी रोटी से संतुष्टि कितनी है, 40। और जब तीसरी रोटी दी जाती है तब मुझे संतुष्टि मिली 20। चौथी रोटी दी जाती है तब मुझे मिली 10। 5 रोटी पर मुझे उस रोटी से कोई संतुष्टि नहीं, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। और भी जबरदस्ती रोटी दी जाती है तो शायद सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है ना, वो मेरे लिए नुकसान देती है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव है, जैसे जैसे अन्य वस्तु का अधिक उपयोग करते जाते हैं उनसे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। तो कीमत और मांग में उल्टा संबंध है, अर्थात किसी वस्तु की खरीद करते समय उपभोक्ता उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य देने को तत्पर नहीं होता, और जो वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदी जाती है उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अन्य बातों के समान रहने पर ऊंची कीमत पर उपभोक्ता कम इकाइयां ही खरीदता है, क्योंकि कम इकाइयों पर ही उसकी सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो जाती है। अतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम व्याख्या करता है इसके प्रभाव के कारण मांग वक्र नीचे दाईं ओर झुका हुआ होता है। अधिक कीमत पर देखो सीमांत संतुष्टि की कीमत कम करता है, कम संतुष्टि, इस वजह से मांग वक्र दाईं ओर झुका होता है। दूसरा देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव ये क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव मांग और मूल्य में उल्टा संबंध प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। किसी आवश्यकता की पूर्ति 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समान रूप से की जा सकती है, तो ऐसी वस्तुओं को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, है ना। क्या होता है, किसी आवश्यकता की पूर्ति, मान लीजिए मेरे सामने ऑप्शन में चाय लेनी है, कॉफी, है ना, या तो मैं चाय पी लूं, चाय नहीं तो इस जगह कॉफी पी लूं, है ना, ये मेरी प्रतिस्थापन वस्तु है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण एक वस्तु कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती, चाय की कीमत बढ़ गई तो मैं चाय के स्थान पर कॉफी का उपयोग करने लग जाऊंगा,
और यदि कॉफी की कीमत बढ़ गई या चाय की कीमत बढ़ जाती है, जो कॉफी के उपभोक्ता है वो चाय का अधिक प्रयोग करने लगते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी इनमें उल्टा संबंध पाया जाता है। तीसरा आय प्रभाव, कीमतों में कमी के फलस्वरूप तो अधिक उपभोग करने लग जाते हैं। आय प्रभाव कैसे, कोई व्यक्ति पहले 2 रुपए की सुई का या खाना लेता था, 200 हो गई, 200 रुपए उसके खर्च होते थे। अब चूंकि उसकी कीमत गिरकर 1 रुपए हो गई है, यानी कि अब उसका खर्चा केवल 100 रहा है, तो वो उस 1 रुपए की वजह से अपने उस खर्च को बढ़ाएगा 200 तक ले जाने, 150 तक, तो 1 रुपए वाले की मांग कितनी करेगा, 150। अच्छा, आय में 100 की बढ़ोतरी की वजह से वो अपना उपभोग भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तुओं की खरीदने की क्षमता बढ़ती है, उपभोक्ता की उस खरीदने की क्षमता बढ़ना ये क्या है, आय प्रभाव। इस आय प्रभाव से उस वस्तु का अधिक उपयोग करेगा। नेक्स्ट है घटते मूल्य, नए क्रेताओं को आकर्षित कर मांग बढ़ाते हैं, जबकि बढ़ते मूल्य क्रेताओं की संख्या कम कर मांग घटाएगा। अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ है तो नए खरीदार आएंगे, उपभोक्ता आएंगे, कंज्यूमर आएंगे, और प्राइस ऑफ एक्स यदि बढ़ता है तो पहले के उपभोक्ता भी क्या हो जाएंगे, कुछ उपभोक्ता छोड़ देंगे उस वस्तु का उपभोग करना। ठीक है, इन प्रमुख 4 कारणों की वजह से क्या होता है, अधिकांश मांगों का डायरेक्ट लागू होता है, कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है। नेक्स्ट है अपवाद। देखो अपवाद है, अपवाद में विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। किस चीज के अपवाद क्या होता है कि किन परिस्थितियों में मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है, अर्थात किन परिस्थितियों में कीमत बढ़ने पर मांग घटती नहीं है अपितु बढ़ जाती है, और कीमत घटने पर मांग बढ़ती नहीं है अपितु घट जाती है। तो वो क्या कारण है कि अपवाद से कौन सी चीजें जब अपवाद और मांग का नियम काम नहीं करता, तो अपवाद वाले बिंदु क्या क्या है। पहला बिंदु अपवाद का कि अगर उस वस्तु के भविष्य में कीमतों में और वृद्धि या कमी होने की आशंका होती है, तो ऐसी स्थिति में लोग उनका उपभोग को बढ़ाना है, उपभोग को मांग के नियम के अनुरूप अप्लाई नहीं करेंगे, अर्थात कीमत घटने पर भी उसको मांग नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आशंका है भविष्य में कीमत और घटेगी, तब वो खरीद लेंगे। तो ऐसी आशंकाओं की वजह से भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है सेकंड, दुर्लभ मूल्यवान या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को इंगित करती है ना, जैसे एक बड़ा झूमर है ना, उन झूमर की कीमतों में वृद्धि होने पर भी उनकी मांग में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, है ना। डायमंड, हीरा, इनमें हीरे की कीमतों में वृद्धि होने पर लोग उन्हें अधिक खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है जो आपकी शान और शौकत को दर्शाता है। तो इन दिखावटी वस्तुओं में भी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है गिफिन विरोधाभास। ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अभी से लेकर नेट, ये बड़ी टर्म है, इसको समझने की कोशिश करना। कुछ घटिया वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ घटिया वस्तुएं होती है जिनकी कीमत घटने पर उनके उपभोग को घटा लिया जाता है और कीमत बढ़ने पर उपभोग को बढ़ा दिया जाता है। तो वह घटिया वस्तुएं क्या कहलाती है? गिफिन विरोधाभास। इनमें आय प्रभाव उनके प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो इस गिफिन वस्तु में ऐसी घटिया वस्तुएं जिनकी उपभोग को जिनकी आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ाया जाता है, आय घटने पर उपभोग घटाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? मान लीजिए मक्का का उपभोग कर रहे हैं और मक्के की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो उसका उपभोग और बढ़ जाता है, तो कीमतों में कमी हुई तो वो कम हो जाता है। ठीक है, मुख्य बात है ये वे घटिया वस्तु है जिनकी आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा काम करते हैं और मांग इनकी जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटने की बजाय बढ़ जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ने की बजाय घट जाती है। तो इन्हें कहते हैं गिफिन विरोधाभास। अज्ञानता एवं भ्रम की स्थितियों में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। एवं लास्ट, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जीवन की अनिवार्य वस्तु है नमक है, नमक आप कीमत बढ़ भी जाए तो भी नमक का उपभोग उतना ही रहेगा, और कीमत घट भी जाए तो नमक का उपभोग उतना ही रहेगा, है ना। भोजन में नमक में तो ज्यादा डाला जा सकता है,
कम डाला जा सकता है, क्योंकि मांग में परिवर्तन नहीं आता। लास्ट परिवर्तन पर मांग का विस्तार या संकुचन तथा मांग में वृद्धि या कमी। मांग में विस्तार या संकुचन क्या होता है? कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मान लीजिए कीमत है P4, मान लीजिए P1 कीमत घटकर हो गई P3, मांग जो है वो घटकर हो गई Q1 से Q2। तो यहां से यहां की जो चीज हो मांग में विस्तार। और यदि कीमत P3 से बढ़कर ऊपर की तरफ P4 आती तो मांग में जो कमी होती वो क्या था? मांग में विस्तार, मांग में वह संकुचन। ये तो अर्थात एक ही मांग वक्र पर कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में कमी या वृद्धि मांग में विस्तार या संकुचन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट मांग में वृद्धि या कमी, इसके फलस्वरूप क्या होता है? कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में, ये मान लीजिए D1 है, जब कीमत ठीक है, कीमत में जो भी है ये D1 है मांग वक्र, अन्य बातें नहीं, आय में परिवर्तन हो गया या रुचि में परिवर्तन हो, उससे मांग वक्र D1 से बढ़कर D2 हो जाता है, इसको कहते हैं मांग में वृद्धि। तो मुख्य बात जो है कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में वृद्धि होने का ना, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब मांग में वृद्धि है, मांगी की मात्रा में वृद्धि या कमी हो तो उसे मांग में वृद्धि या कमी कारकों में परिवर्तन। ठीक है, और ये कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप तो मांग में विस्तार या संकुचन होता है, जब एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर होता है। और मांग में वृद्धि या कमी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। ये एक नए मांग वक्र का निर्माण करता है। मांग वक्र का ऊपर की ओर शिफ्ट होना मांग में वृद्धि, नीचे की ओर शिफ्ट होना मांग में कमी। धन्यवाद, आशा आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में पूर्ति और मुझसे संबंधित बातें करेंगे।